बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू। मैं हूं आपके साथ मशल बुखारी। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और शरीक गुफ्तगू हैं फ़रख पताफ़ी। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, आज के जो अहम मौज़ूआत हैं उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रॉड शीट के मामले के ऊपर, जिस पर एक तनाज़ा जो है पाकिस्तान में खड़ा हुआ है जब से, ख़ास तौर पे इस हवाले से जो इंकशाफात हैं, कावे मूसवी के जो इंकशाफात हैं जो उन्होंने किए वो सामने आए, जो इल्ज़ामात, जो एलिगेशंस लगाए गए, और फिर उसके बाद एक बहस शुरू हो गई है। और हर शख्स का, हर पाकिस्तानी का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये है कि किस तरीके से कौम के खजाने को इस तरह से बेदर्दी के साथ बहाया जाता है, और वो लोग जो इस मुल्क का पैसा लूट कर बाहर ममालिक में लेकर गए हैं उनके खिलाफ तहकीकात आखिर क्यों नहीं होती, इसके ऊपर कुछ सीरियसली जो है वो क्यों कोई हुकूमत काम नहीं करती, और अगर इसके ऊपर कुछ काम शुरू किया भी जाता है तो फिर उसमें रुकावटें खड़ी कर दी जाती हैं। ऐसे ऐसे एग्रीमेंट्स किए जाते हैं जिसके बाद फिर वो कोई डील या फिर किसी किस्म का एनआरओ दिया जाता है और फिर वो एग्रीमेंट्स ख़त्म कर दिए जाते हैं। कुछ ऐसा ही मामला इस केस में भी हुआ। और एक तो वो लोग जो करप्शन करते हैं या माली फ़वाइद उठाते हैं, कभी किसी ओहदे की आड़ में, कभी इक़्तिदार की आड़ में, और उसके बाद उनको न सिर्फ सेफ एग्जिट दे दिया जाता है बल्कि जो अवाम की दौलत है उसको भी अलग जो है चूना लगाया जाता है, अधूरा छोड़कर इस तरह के एग्रीमेंट्स को, और फिर इन लोगों को जो है, जैसे मैंने कहा कि सेफ एग्जिट जो है वो दिया जाता है। अब इस पर जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं उनकी संजीदगी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक कमेटी जो है वो तहकीकाती तश्कील दी गई है और उसके सरबराह जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद साहब हैं। लेकिन अब वही लोग जिनके नाम इस सारे मामले में आ रहे हैं, जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, वो इस पर शोर मचा रहे हैं और एतराज़ात उठाए जा रहे हैं जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद के ऊपर, उनकी सरबराही के हवाले से। आज हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे और ये भी बात करेंगे कि आखिर हुकूमतें जो हैं वो किस तरीके से फैसिलिटेट भी करती हैं, बेनिफिशरीज भी होती हैं, और फिर इस तरह के एग्रीमेंट्स को क्यों ख़त्म कर दिया जाता है। सबसे पहले तो फ़ारूक, मैं चाहूँगी इससे पहले कि हम अपने एक्सपर्ट की तरफ जाएं जी। एक तो ये कि एग्रीमेंट किया गया और फिर उसके बाद एग्रीमेंट जो है वो कंप्लीट होता है, नहीं होता, आपके पास चीज़ें आती हैं नहीं आती, आप उसको ख़त्म कर देते हैं। बड़ी मज़ेदार बात है के बाद एनआरओज़ के बाद। बिल्कुल सही मिशल। पहली बात ये है कि किसके खिलाफ था? नून लीग, उसके लीडरान के, पीपल्स पार्टी के था तो सभी के खिलाफ। उसमें तो बड़े बड़े नाम हैं, बहुत से लोग हैं जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। मज़ेदार बात ये है कि ये जो फैसला आया उन्हीं की हुकूमत के दौरान आया और उस ज़माने में उन्होंने इस सारे केस को ख़राब होने दिया। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट जो कहते हैं ना कि काम करना, वो हमें नज़र आता है कि किस तरह से किया जाता है। और वो ये है कि सबसे पहले तो अगर कोई केस चल रहा है उसको डुबा दो, अगर उसको कोई खोल ले और कोई इल्ज़ाम लगाए, पहले ये काम करो। इसको मैकार्थीज़म कहते हैं, उसकी पर्सनालिटी को वो कर दो। अब कावे मूसवी जो है उसको इतना ज़्यादा जो है ना क्रिटिसाइज किया इन लोगों ने, उसके बाद फिर हुकूमत ने कमेटी बनाई इंटर मिनिस्टेरियल। उस इंटर मिनिस्टेरियल कमेटी ने मज़ीद रिकमेंड किया कि कमेटी बनाए, इंक्वायरी कमीशन बनाए, और वो बना दिया गया और उसके ऊपर एक जस्टिस साहब को लगा दिया गया। फॉर्मर जस्टिस है, बड़े अच्छी शोहरत के हामिल हैं। जब तक जस्टिस थे उस वक्त तक यही नून लीग, यही पीपल्स पार्टी वाह करते थे। और आज के दिन क्योंकि दे आर अफ्रेड कि उनके ऊपर केसेस खुल जाएंगे, तो उन्होंने इनको भी कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की। जब वो जज थे तो मुस्लिम लीग नून की अपनी हुकूमत थी। Exactly. अगर उनके ऊपर एतराज था तो उस पर आप रेफरेंस दायर करते हैं, आप तो इल्जाम लगाते हैं। एग्जैक्टली। और ये मैं कह रहा हूँ ना कि इसको मैकार्थीइज्म कह लें, जो कुछ कह लें, मेरिट से मामले को हटाओ और इधर उधर जो है ना झाड़ी बूटे के अंदर, झाड़ी बूटे के अंदर फंसा दो, और फिर उसके बाद लोगों को एहसास दिलाओ कि सब कुछ जो हो रहा है वो कोई साजिश है। मामला ये है कि ये बार बार करने के बावजूद इन्वेस्टिगेशन, नून लीग की भी हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत रही है, ये इमरान खान साहब के ऊपर कोई एक केस नहीं बना सके। और इमरान खान साहब की हुकूमत के जिक्र से पहले इनके ऊपर ये केसेस बने और उस वक़्त से बार बार इन्हीं के असासों की बात आती है। अगर आप पनामा पेपर्स देखें, उसके अंदर कहाँ से आई? पनामा पेपर्स पाकिस्तान ने तो रिलीज़ नहीं किया ना, ICIJ ने जो है उसके ऊपर काम किया था और सारी दुनिया के एक्सपोजर किया था। उसके अंदर से आपका नाम आ जाता है, आप इल्ज़ाम अपनी रियासत पर लगाना शुरू हो जाते हैं। तो इस वक्त भी वही हो रहा है। मौजूदा हुकूमत को क्या फ़ायदा होगा कि वो किसी तरह से भी इस मामले की तह पे ना पहुंचना चाहे। दे विल वांट टू, वाई?
because the Prime Minister of Pakistan has been actually fighting for one cause. एक कॉज के लिए फाइट करते रह गए, और वो क्या है, बयानिया ही उनका वो हाँ जी, 22 साल से वो 22 साल से बता रहे हैं कि कौन चोर है और कितना बड़ा चोर है, और फिर रियासत पाकिस्तान की सारी जायदादें, उसकी वेल्थ उसके नाम पे उधार लेके बाहर ले जाया गया और वहां पे सेटल कर दिया गया, सासें बना के बाहर बैठे हुए। तो इन तमाम चीजों को की तह तक पहुंचना तो हुकूमत चाहती है, कौन नहीं चाहता। अच्छा, इसमें एक और सवाल भी उठता है, आपके सवाल का जवाब भी जो है वो आपसे भी लूंगी और मैं इस पे बात करूंगी, लेकिन ये दोनों पीपल्स पार्टी, अगर आप नून लीग की बात करें, क्योंकि इक़्तिदार में रही हैं, गवर्नमेंट्स जो हैं वो कभी उनको और कभी उनको मिलती रही है, वैसे तो एक दूसरे पे बड़े इल्जामात लगाते हैं, लेकिन जब हुकूमतों में आते हैं तो फिर तहकीकात में किसी किस्म की फैसिलिटेशन इनकी तरफ से नहीं होती, क्योंकि बेनिफिशरीज खुद भी हैं। जी, मेरे ख्याल में जब मैं ये नवाज शरीफ हुकूमत में थे तो उस वक्त उनके ऊपर एक बार आता था, उनके अपने मिनिस्टर्स कहते थे, चौधरी निसार का आपको नाम याद होगा, वो कहते थे कि जरदारी के ऊपर बड़े केस है, उसको खोलने दें, और जो नवाज शरीफ साहब हैं वो कहते थे नहीं खोलना, और एंड में अपना भी जो कुछ करना था अपने आप को भी एक्सपोज कर दिया, और पीपल्स पार्टी फिर उनको इस्तेमाल करके एक साइड पे जाके बैठ गई है। और ये मामला आपको पता चलता है कि इनके आपस में डीलें हैं, ये लोग जो है एक दूसरे को इन्वेस्टिगेट अब नहीं करते, लेकिन साथ साथ ये है कि मुल्क के ऊपर कर्जा बढ़ता है और मुल्क के अंदर दिखाने को कुछ नहीं होता है। मौजूदा हुकूमत अगर कहीं से पैसे ले भी सही उधार, तो आपके ऊपर इतना ज़्यादा कर्जे का बोझ है कि आपने रिटायर भी करना है तो कहीं ना कहीं तो देना है। इन हुकूमतों के पास तो कुछ भी नहीं था ना ऐसा मसला। जी, अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि करे कोई और भरे कोई, वो सब कुछ जो गुज़श्ता हुकूमतें कर गईं उसका खमियाजा आखिर ये हुकूमत क्यों भुगते हैं, ये हुकूमत क्यों भुगते हैं, ये अवाम क्यों भुगते हैं। जो हाई कमीशन ने, पाकिस्तानी हाई कमीशन ने बरतानिया में जो पैसा उसको देना पड़ा है, वो आखिर क्यों देना पड़ा और किसकी वजह से देना पड़ा, उसका जिम्मेदार कौन है, उनको सामने लाना। सर एवंस की अदालत ने फैसला सन 2016 में दे दिया था। 16 में कौन था जी हुकूमत में? नून लीग की हुकूमत, ठीक है। उस वक्त आपने बॉल ड्रॉप कर दी, उसके बाद अपीलें थी। अच्छा, अगर इनको आपको याद हो पैनामा पेपर्स के अंदर जो इनका अपनी अपीलों का मामला था, तो उसमें आपको एक बात पता चलती है कि अपील आप कर भी दें तो मेरिट से इनहराफ नहीं होता। जो आपने मेरिट सेट कर दिए, जो फैसला आ गया, अगर आप उसके अंदर कोई टेक्निकल फॉल्ट ला सकें तो फिर आपको रिलीफ मिलता है, वरना नहीं मिलता। और 90% आपको कभी रिलीफ नहीं मिलता। यहाँ पे जो है अपीलों के ऊपर आप इल्ज़ाम जो है हुकूमतों को दे रहे हैं, असल में तो यू ड्रॉप द बॉल, एंड व्हाई, बिकॉज यू वांटेड टू। आपके ऊपर जितने करप्शन के चार्जेस थे वो साबित होते रहे, आज तक हो रहे हैं। और फिर आप क्या करते हैं कि आप क्योंकि जो है दूसरों को, खासतौर पे हुकूमत को इम्पीच नहीं कर सकते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी को, तो आप कहते हैं पूरा निज़ाम ही टूटा हुआ है। ये नारे बताए ना मुझे, ये क्या नारा है कि खाता है तो खिलाता भी है। अच्छा वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर कोई ये कहता है, ये जवाब पेश करता है, चाहे वो सपोर्टर हो या चाहे वो खुद लूटने वाला हो, लुटेरा हो, ये मुस्लिम लीग नून का नारा है कि जी अगर खाता है तो खिलाता भी है। सपोर्टर्स भी, उनके सपोर्टर्स जस्टिफाई करते हैं कि भाई अगर खाते थे तो खिलाते भी थे, और खाते हैं तो लगाते भी थे। और शायद पीपल्स पार्टी के कंपैरिजन में ये बात सही हो, लेकिन इस हुकूमत के कंपैरिजन में तो बात बिल्कुल चेंज हो जाती है। दीज गाइज आर एक्चुअली क्रूसेडर्स, जो कह रहे हैं कि हमने अब किसी मामले को जिहाद कर रहे हैं कि जी इस मुल्क के अंदर करप्शन नहीं बचनी है। अच्छा, उसके बाद आप क्या करते हैं? आप आते हैं, अपने चार्म को इस्तेमाल करते हैं, अपने इन्फ्लुएंस को मीडिया के ऊपर, अपने पैसे को इस्तेमाल करते हैं, और आके आप मुल्क के एक ऐसे जज को जिसने अच्छा खासा काम किया है, मेहनत की है, आपको बहुत कुछ जो है ना इस मुल्क को देके गया, आप आके उसको जो है ना बदनाम करने की कोशिश। अच्छा, इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही है उसमें दो इल्जामात लगाए जा रहे हैं। एक तो ये है कि जी खुद नैब के अंदर प्रोसिक्यूटर जनरल रहे। अब सवाल ये उठता है कि ये क्या एलिगेशन है जो आप लगा रहे हैं। दूसरा ये है, क्योंकि देखें ना, आप अगर कोई भी हुकूमत कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, कोई इंक्वायरी कमेटी बनाती है, तो उसमें दो तरह के लोग होते हैं जो इंक्वायरी करते हैं, तहकीकात करते हैं। या तो कोई रिटायर्ड ऑफिसर होगा, वो हुकूमत का ही होगा, ऑब्वियसली किसी न किसी हुकूमत का हिस्सा रहा होगा, या फिर वो कुछ सर्विंग होगा। जाहिर है आप DGFIA को शामिल करते हैं या पुलिस के किसी IG को करते हैं। तो आप, यानी ये तो ऐसा है कि फिर आप किसी को भी अगर तैनात करेंगे तो उस पर
एतराज़ात तो कोई ना कोई एलिगेशन जो है वो आप निकाल के ले आएंगे। वही मसला है ना कि असल में बॉटम तक पहुंचने की डिमांड भी आपकी कि मामले की तह तक पहुंचा जाए, लेकिन आप चाहते हैं कि अगर तह पे पहुंच गए तो फिर मामला खराब हो जाएगा। ये तो सिर्फ कहने की बात है ना कि तह तक पहुंचा जाए, पता तो खुद को भी है कि तह तक पहुंचेंगे तो फिर क्या-क्या चीजें सामने आएंगी। बयान दिया, अच्छा है बुरा है जो कुछ है, आपने उसके खिलाफ मास्क खोल लिया, सारा मीडिया खड़ा हो गया, कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी। मीडिया ने और खासतौर पे आपके अलाइड मीडिया ने उठा के उसको भी मलबे को आपके मौजूदा हुकूमत पे डालने की कोशिश की। बाद में साबित हो गया जब फैसला निकला, उसके बाद आप इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, हुकूमत कराती है, और आप बार बार उनको कहते हैं कि जी इसमें ये खोट है, उसमें वो खोट है। इसका मतलब ये है कि वो सही कहा ना आज के दिन कि आप जस्टिस कयूम को लाना चाहते हैं कि वो आके फैसला दें जो आपके साथ जाहिर है जो आपको फैसिलिटेट करें। तो इन तमाम चीजों को जब आप देखते हैं ना, हाँ, क्योंकि यहाँ तो एतराज़ात जो है वो उठ जाते हैं। बहरहाल खैर, हाँ, द पॉइंट इज सिंपल। इस मुल्क के अंदर आज हमने फैसला करना है कि जैसे ये मुल्क चलता आ रहा है वैसे चलना है, ये बेहतर होना है। अगर ये मुल्क बेहतर होना है तो इसका मतलब सिंपल है कि मुल्क के अंदर से चोरी चकारी को ख़त्म करना होगा, और जो चोर थे जिन्होंने चोरी की, जो मुल्क से बाहर लेके गए एहसास उनको लेकर आना होगा। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठाया है कि क्या हमें इसी तरह से चलाना है Exactly. या गैर रिवायती और मुश्किल फैसले करने हैं। मुश्किल मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इन्वॉल्वमेंट जहाँ पे सिर्फ शख्सियात की नहीं है बल्कि हुकूमतों और इदारों की है, क्योंकि जाहिर है इसमें बहुत से लोगों के और बहुत से इदारों के नाम आ रहे हैं, और जाहिर है कि वो बहुत बड़ी हर्डल्स हैं जिनको पार करना और फिर तहकीकात करना और तह तक पहुंचना। बिल्कुल सही। और 45 दिन में पहुंचना, 45 डेज में उसका TORs है, उसके अंदर तमाम इल्जामात को वो हैंडल करेंगे। इन तमाम चीजों को देखते हुए यू रियलाइज की खोट कहाँ पे है। हुकूमत जो बार बार उसको, PM खुद बात करते हैं, और आपने सही फरमाया कि PM ने भी आज कहा है कि अगर आप जो है वो जुर्माना ना देते तो आपको यौमिया 5000 पाउंड जो है जुर्माना पड़ रहा था, और पता नहीं कितना बढ़ जाता। और दूसरी बात यह है कि बॉल एंड ड्रॉप करें आप, माल लेके जाएं आप, प्रॉपर्टी बनाएं आप, आपके पीछे कोई और भेजे, अच्छा वो केस फिर आपके पास आया और आप उसको कॉम्प्लिकेट करके ख़त्म करा दें। उसके बाद रियासत पाकिस्तान जो है क्योंकि आपके कंट्रोल में थी तो आप मट्टी डाले रखें और आप उस वक्त किसी को खबर भी ना होने दें कि ये कुछ हो गया। और बाद में जो आई हुई हुकूमत है जो इस नुक्ते पे आई है कि आपका एहतसाब होना चाहिए, अब उसके खिलाफ बातें करना शुरू कर दें। मामला ये ऐसा ही है कि झूठ इतना बोलो कि वो सच लगने। हाँ जी, वो गोएबल्स जो है ना, इसका हिटलर का जो वो था प्रोपेगेंडा मिनिस्टर, उसने एक बात की थी, उसने कहा था बिग लाई कि इतना रिपीट करो कि उसको सच मानना शुरू हो जाए। इस वक्त ये है कि इनके एक तो मिनिस्टर्स, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, बाकी लोग बहुत सारे, और दूसरा मीडिया के अंदर भी 50 चैनल हैं जिन्होंने जो चैनल के पेट का तंदूर भरना है, तो दे हैव टू क्रिएट समथिंग। उसके बाद जो है ना वो सारे लोगों को ला के बिठा देते हैं और वो आके नुक्ता चीनी पे नुक्ता चीनी करते जाते हैं। मामला ये है कि इंतजार कीजिए, रिपोर्ट आने दीजिए, रिपोर्ट के अंदर आपको फिर कोई शिकायत होती है तो उठाइए और कोर्ट जाइए, हु इज स्टॉपिंग यू। लेकिन आज के दिन जो आप खुद कर रहे हैं, आपकी चोरियां पकड़ी जाने का वक्त आ गया तो आप कहते हैं सारा निज़ाम खोटा है। लेकिन आप आज तक 23 साल में इमरान खान साहब के ऊपर तो करप्शन का एक चार्ज नहीं साबित कर सके, ठीक है। ही हैज बीन वर्किंग रियली हार्ड टू एक्सपोज ऑल दीज पीपल। जब आपको याद होगा अल्ताफ हुसैन कराची में जो है वो गुंडागर्दी करता था, द ओनली पर्सन हु यूज्ड टू टॉक अबाउट इट वाज इमरान खान, वुड गो टू UK एज वेल। और आज के दिन इन तमाम चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करके, लेकिन वो कहते हैं ना कि ऑपोजिशन में रह के चीज़ें या बातें करना बड़ा आसान होता है, हुकूमत में आकर अमली तौर पे उन बातों को प्रैक्टिकल शक्ल में लेकर आना ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन उसके बावजूद हुकूमत की कोशिशें जारी हैं और ये संजीदा कोशिशें नज़र आ रही हैं। हम उम्मीद ये करते हैं कि इनका रिजल्ट पे निकले, रिजल्ट ओरिएंटेड भी हों। जो रुकावटें, जो हर्डल्स, जो एक सिस्टम की वजह से जो इतने अरसे से 70-72 सालों से बन चुका है,
उस सिस्टम की वजह से हैं, उन रुकावटों को अबूर करना आसान नहीं है, लेकिन ग्रेजुअली और कम से कम इसका आगाज़ जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि हो चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि इसके नताइज जो हैं इस ब्रॉडशीट के मामले के भी और जो जिम्मेदारान हैं उनको भी सामने लाया जाएगा। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे बदलते हुए अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका जो है उसमें जिस तरीके से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कुछ किया और जो तब्दीलियाँ आई और फिर उसके बाद अब नई जो इंतज़ामिया जो बाइडन के सदर बनने के बाद और उनका इक़्तिदार संभालने के बाद अब जो कुछ हो रहा है और जो तसादुम हमने देखा इससे पहले, आगे क्या होगा, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। Muslims continue to be targeted with impunity in many countries. Our shrines are being destroyed. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam insulted. The Holy Quran burnt. And all this in the name of freedom of speech. Incidents in Europe, including republication of blasphemous sketches by Charlie Hebdo, are recent examples. We stress that willful provocations and incitement to hate and violence must be universally outlawed. This assembly should declare an international day to combat Islamophobia and build a coalition to fight the scourge that splits humanity. The one country in the world today where I'm sad to say the state sponsors Islamophobia, and that is India. The reason behind this is the RSS ideology that unfortunately rules India today. This extremist ideology was founded in the 1920s. The RSS founding fathers were inspired by the Nazis. They believed that India is exclusively for Hindus and others are not equal citizens. The Hindutva ideology is set to marginalize almost 300 million human beings, Muslims, Christians, and Sikhs. This is unprecedented in history. As we all know that marginalization of human beings leads to their radicalization. वेलकम बैक। नाज़रीन, अमेरिका में इक़्तिदार की मुंतकिली बिलाखिर मुकम्मल हुई और जो बाइडन अमेरिका के 40वें सदर के तौर पर जो है उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियां बिलाखिर संभाल ली हैं। लेकिन इस मरतबा ये जो सारा का सारा मामला है ये मामूल से बहुत हट कर था, क्योंकि हमने देखा कि एक तो साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं की और दूसरे ये कि इंतखाबात से लेकर बल्कि उससे पहले से लेकर एक तसादुम की सी सूरत हाल जो है वो अमेरिका में जारी रही। फिर उसके बाद नताइज एक्सेप्ट नहीं किए। फिर उसके बाद हमने देखा कि कैपिटल हिल पे जो कुछ हुआ और जिस तरह का जो हामी थे साबिक सदर के, उन्होंने जो हंगामा आराई की, सो एक अजीब खौफ की सी सूरत हाल रही। और ये भी एक खौफ जो है वो पैदा हो गया था कि पता नहीं किस तरह से ये तमाम जो सिलसिला है ये मुकम्मल होगा। लेकिन बिलाखिर एक स्मूथ ट्रांजिशन अगर आप इसे कहें तो वो जो एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी वो हो ही गई। और हमने ये देखा कि जो शुरू के जो फैसले हैं, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट जो बाइडन ने वो दिए हैं, वो उनकी पॉलिसी की किसी हद तक अक्कासी जो है वो करते हैं। और ऐसा लगता है कि जो गुज़श्ता पॉलिसीज़ थी ट्रंप इंतज़ामिया की, उनका एक रिवर्सल जो है वो हमें नज़र आएगा आगे जाकर। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सदर जो बाइडन ने जो है एतराफ़ भी किया उन तमाम चैलेंजेस का जो उनको शायद गुज़श्ता सदूर से ज़्यादा इस मरतबा जो है उनको फेस करने पड़ेंगे। और जो मसाइल हैं अमेरिका के अंदर उन्होंने उनको भी तस्लीम किया। एक तो उन्होंने ये कहा कि अमेरिका को सियासी इंतहा पसंदी, सफ़ेद फार्म बालादस्ती और दाखिली जो दहशत गर्दी है
उसका सामना है और जिसका हमें मुकाबला करना है। सो इस बात को उन्होंने एडमिट किया और ओहदा संभालने के फ़ौरन बाद जो उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स दिए हैं उनमें जो बड़े इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं उनमें एक तो ये है कि कई मुस्लिम और जो अफ्रीकी ममालिक हैं उन पर जो सफरी पाबंदियां आयद की गई थी और इन ममालिक में ईरान, शाम और यमन भी शामिल है। तो वो जी इसके अलावा 7 ममालिक ये मेरे ख्याल में टोटल हैं, लेकिन ये मैंने इसलिए 3 ममालिक का जिक्र किया क्योंकि इनके ऊपर से पाबंदियां हटाना खासतौर पर ईरान से, तो ये एक बहुत बड़ा इकदाम है, बड़ा मुस्बत इकदाम है। इसके अलावा कोविड-19 के हवाले से जो है उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स जो हैं वो दिए हैं और जो पेरिस मुआहिदा था, माहौलियाती मुआहिदा था, उसको भी उन्होंने बहाल कर दिया है। सो किस तरह की तब्दीलियां हमें नजर आएंगी अंदरूनी तौर पर और जो फॉरेन पॉलिसी है क्या उसमें भी कोई रिवर्सल हमें नजर आएगा, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अमरीका से फैज़ रहमान साहब, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फैज़ साहब आपके वक्त के लिए। फैज़ साहब, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये कि चलिए बिल आखिर ये सब हो गया और जो बाइडन जो है व्हाइट हाउस पहुंच गए, लेकिन ये बड़ा एक जो गैर मामूली और मामूल से हटके जो सूरत हाल थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खुद मौजूद नहीं थे रिसीव करने के लिए। सो ये बदलता हुआ अमेरिका जो है ये कैसा लग रहा है आपको? फिलहाल तो अच्छा लग रहा है, बहुत बड़ी तब्दीली आई है। पेंडुलम जो है वो एक एक्सट्रीम पर चला गया था, अब लग रहा है कि थोड़ा दरमियान में आकर कुछ इसको सुकून मिलेगा। इसमें कोई शक नहीं कि आपने अपने जो इंट्रो में जो बात की है उसमें उसकी अहमियत इसलिए है कि बहरहाल एक सदर ट्रंप, जैसे कि आपने कहा, बहुत ही एक अनकन्वेंशनल किस्म के प्रेसिडेंट थे। सही। जो उनकी पूरी जो सदारत थी आप देखिए ट्विटर के जरिए चली, जो मुंह में आया उन्होंने कह दिया और वो अपने आप को एक तरह से समझते थे कि वो चीज जिसको डिफाइन करते हैं वही दुरुस्त है। यानी अगर उनकी रियलिटी ये है कि वो इलेक्शन जीते हैं तो दैट्स द रियलिटी दैट एवरीबडी हैज टू वर्क विद, कि हमारा मैंने ये कह दिया और मैं खुदा हूं एक तरह का और मैंने जो कह दिया नाउजुबिल्लाह वो सब लोग माने। तो ये एक बहरहाल वो बात थी। लेकिन आप देखिए जो चेंज ऑफ एटीट्यूड और माइंडसेट आप देखिए, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स का जो आपने जिक्र किया, लेकिन एक और बहुत अहम बात है मिशेल जो उन्होंने की, वो ये कि अपने स्टाफ को एक जगह जमा किया बाइडेन ने पहले दिन और कहा कि आप में से किसी एक को भी मैंने अगर देखा कि अपनी जगह पर, चाहे वो एक जेनेटर हो या चाहे जिस किस्म का भी शख्स हो, अगर आपने किसी से बदतमीजी की, किसी की इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचाई, किसी से रूड होके बात की, तो मैं आपको उसी वक्त ऑन द स्पॉट फायर करूंगा। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट की तरफ से कि असल चीज जो है बेसिक ह्यूमन डिसेंसी जिसको हम लोग सब डिजर्व करते हैं, उसका ख्याल रखा जाए, इंसान की इज्जत नफ्स का रखा जाए। बिल्कुल सही है। तो एक बुनियादी चीजें आप देखेंगे कि रूडनेस में एक सवाल मैंने भी थोड़ा सा करना था, इसके अंदर ही आपकी बात के अंदर ही डाल लूं। आपने कहा कि एक एक्सट्रीम से दरमियान में आ गया है और हमें पता है कि सदर बाइडेन जो है उनको सेंट्रिस्ट कहा जाता है, लेकिन जब से वो आए हैं, अब ये 2 दिन हुए हैं, पहले दिन में उन्होंने 15 एग्जीक्यूटिव एक्शंस को साइन कर दिया। उसके अंदर पेरिस वो भी है, उसके अंदर जो है इलीगल इमिग्रेंट्स का भी है, इसी तरह से मुस्लिम बैन भी है। इन तमाम चीज़ों के अंदर हम जो बार बार देख रहे हैं, इवन मैकॉनल जो उनके साथ खड़ा हुआ, उन्होंने भी शिकायतें करना शुरू कर दी हैं। तो डोंट यू थिंक कि ये अमेरिका का आधा जो वोटर है जिसने ट्रंप को वोट डाला था, अब उसको लग रहा है कि ये जो फार लेफ्ट की बातें थी वो सच साबित हो रही? बहुत बहुत शुक्रिया फरूक, आपकी बड़ी गहरी नजर है अमरीकी मामलात पर। आपके ट्वीट्स में पढ़ता रहता हूँ और आप ऐसे ट्वीट्स लिखते हैं जैसे लगता है कि आप यहीं वॉशिंगटन में, न्यूयॉर्क में बैठते हैं, सीरियसली। तो ये सवाल बहुत अहम है और ये इसलिए अहम है कि यहाँ की सियासत का रुख आपको मालूम होगा। इसकी देखिए, रिपब्लिकन्स की एक बात ये तय कर लें कि रिपब्लिकन्स हमेशा बाइडेन की मुखालिफत करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो जाहिर है कि उनकी एक अलग हैसियत और अहमियत नहीं रहेगी। लेकिन सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उन्होंने जो जारी किया है जिस पर जो एक राइट विंग को काफी एतराज है, वो है गेज एंड लेस्बियन कम्युनिटी के हवाले से उन्होंने उनकी राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर किया। पेरिस अकॉर्ड को सिर्फ एक सेनेटर है, टेड क्रूज, जिस पर आप भी बहुत कुछ लिख चुके हैं अपने ट्वीट्स में। टेड क्रूज ने जो है उसकी मुखालिफत की कि ये एक गलत फैसला है और इसके अलावा किसी और की आवाज नहीं आई। तो मैं जो मैकॉनल को ही मैं कोट कर रहा था ना सर,
कि उसके अंदर था मुस्लिम बैन का जो था। हाँ जी, सॉरी, मैं आज की खबरें जो वो कर रहा था, फ्लैग करना चाह रहा था, उन्होंने कहा कि जी जो अमेरिकन वर्कर है ना जी, उससे सारी की सारी चीज़ें छिन रही हैं, पेरिस से भी छिनेंगी, मुस्लिम बैन से भी छिनेंगी, इलीगल इमिग्रेंट से भी छिनेंगी, और हमें जो है ना बुरा किया जा रहा है। तो मैकॉनल ने भी कह दिया सर, बाकी सारे भी कहना शुरू हो गए, मैकार्थी ने भी जो है ना वो करना शुरू कर दिया। तो अब तो लगता है ना कि फिर लड़ाई शुरू होगी। हाँ नहीं, तनकीद तो हो रही है इनके ऊपर, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगेन वो एक रिपब्लिकन पार्टी का व्यू है, एक ऐसी पार्टी जो हारी है और इस वक्त जो बहुत शदीद प्रेशर में है, स्पेशली जो एक जनवरी 6 के जो वाकयात हुए थे। तो इसको अगर आप ये कहेंगे कि चूंकि वो एक राइट विंग पे जा चुके हैं और वो अगर बाइडन की किसी चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है कि बाइडन जो है एक्सट्रीम लेफ्ट पर है। मिसाल के तौर पर इमिग्रेशन की जो बात है, इमिग्रेशन जो है वो खुद रिपब्लिकन की एक बहुत बड़ी वो एक फेवरेट इशू रहा है, क्योंकि खुद अपना ये लोग हिस्टोरिकली देखें तो प्रो इमिग्रेशन रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स। सबसे बड़ी जो मेन रिफॉर्म्स आई थी 1986 में, वो इनके बाबा कदामत परस्तों के जो बाबा हैं, रेगन साहब, उन्होंने जो लास्ट टाइम जो एक इमिग्रेशन बिल पास करवाया था, उन्होंने करवाया था। अच्छा, तो इसमें और फिर जो देखिए मुस्लिम बैन की जो बात है, तो मुस्लिम बैन भी जो है वो भी एक रिपब्लिकन का फेवरेट इशू इस तरह से है कि ये लोग जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये इनके अपने इश्यूज हैं। तो मुस्लिम बैन जो लगाया गया था कोट एंड कोट, वो खुद रिपब्लिकन पार्टी की अपनी फिलॉसफी के खिलाफ था, लेकिन जाहिर है कि इनकी आंखें जो हैं वो बंद हो गई थी तासुब की वजह से मुसलमानों के साथ और दीगर इमिग्रेंट्स के साथ, तो ये उस नहज पे चल पड़े थे। लेकिन ये एक मैं समझता हूँ कि मेरे अपने नजदीक एक सिर्फ एक सेंटर की चीजें हैं जिस पर इस वक्त बाइडन जोर दे रहे हैं कि कौम को वापस एक मिडिल उसमें लिया जाए। लेकिन आप जाहिर है, आप एक रिपब्लिकन पार्टी है, एक प्रोग्रेसिव सॉरी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेसिव विंग है जिनका इन्फ्लुएंस है, तो आप उनका इन्फ्लुएंस जरूर देखेंगे, और यही फाइट जो है विद इन द पार्टी आपको आने वाले दिनों में नजर आएगी। सही। अच्छा फैज साहब, आते ही प्रेसिडेंट बाइडन ने 15 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो हैं वो जारी किए। नेक्स्ट 10 डेज में कहा जा रहा है कि 53 मजीद जो है वो जारी करें। अमूमन ऐसा ही होता है या कुछ ज़्यादा तेज़ी दिखाई जा रही है? और दूसरा, जो मैंने शुरू में बात की थी कि ऐसा लगता है कि तमाम जो प्रीवियस पॉलिसीज़ हैं उनका एक रिवर्सल है और वो बिल्कुल तब्दील करना चाहते हैं सब कुछ, तो क्या ऐसा नजर आएगा? क्योंकि अमूमन हम ये कहते हैं कि अमेरिका में हुकूमत अगर तब्दील भी हो, एक सदर की तब्दीली से पॉलिसीज तब्दील नहीं होती हैं, इंटरनल हो, खास तौर पे जो फॉरेन पॉलिसीज होती हैं। लेकिन क्या यहाँ सब हमें बदला हुआ नजर आएगा? अच्छा देखिए मिशेल, ये थोड़ा सा एक मिसनॉमर है। ये मुझे पता नहीं क्यों गलत फहमी लोगों को ये पैदा हो गई है कि अमेरिका में सदारत तब्दील होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि ये हमारे दोस्त फर्रुख ने भी कहा कि जब एक राइट विंग है, एक लेफ्ट विंग है, एक सेंटर है, तो जब एक एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होता है फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर, तो आप बहुत ज्यादा तब्दीली देखते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि अगर रिपब्लिकन सदर के बाद एक दूसरा रिपब्लिकन सदर आ जाए तो थोड़ी सी पॉलिसीज में आपको उतना फर्क नजर नहीं आएगा। लेकिन ये कहना कि इन हमारी अमेरिका की पॉलिसी सेम रहती है, वो गलत है। अच्छा, उसकी वजह ये है कि जैसे मैंने आपसे अभी इससे पहले अर्ज किया कि जो बेसिक जो टेनेट्स हैं किसी भी पॉलिसी के और इनकी थिंकिंग वही डिफरेंट है। मिसाल के तौर पर ये लोग जो है प्रो इमिग्रेशन है, प्रो रिलीजन है, प्रो माइनॉरिटीज हैं, वो लोग दूसरी पार्टी नहीं है। तो ये आप फर्क देख रहे हैं ऑलरेडी। जो आपका सवाल है मिशेल के जो इतने सारे जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स यहाँ पर जारी किए, उसकी एक वजह तो ये है कि जब भी पार्टी इन द वेटिंग जो होती है, अगर फर्स्ट कीजिए तो जब इलेक्शन में जाते हैं तो वो ऑलरेडी अपनी चीजें पहले से तय कर लेते हैं। यही वजह है कि पहले दिन ही उन्होंने इतने सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, का मतलब यह है कि वो पॉलिसीज बन चुकी थी, वो चीजें लिखी जा चुकी थी, उन्होंने इंतजार नहीं किया कि अब मैं आऊंगा, देखूंगा और उसके बाद फैसले करूंगा। तो ये भी एक जो एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसीज हैं, जमहूरियतें हैं, उनका इनमें एक पैटर्न आपको नजर आता है कि उनके पास शैडो कैबिनेट्स होती हैं। एक ऐसे लोग होते हैं जो ऑलरेडी उन चीजों पर, उन मसाइल पर काम कर रहे होते हैं और वो पावर में आ गए, तो वो बगैर किसी इंतजार के, बगैर वक्त जाये किए हुए, वो उन चीजों पर फौरन
अमल दरामद करते हैं। तो दैट्स अ गुड एग्जाम्पल। एब्सोल्युटली। फैज साहब, आप वाशिंगटन डीसी में हैं, वहीं पे बेस्ड है। हमें पता है कि इनॉग्रेशन डे में तो 25-26 हज़ार जो है वहाँ पे नेशनल गार्ड्स मौजूद थे और लगता था कि कर्फ्यू टाइप की सिचुएशन हो। अब क्या हालात है सर? अब कशीदगी ज़रा कम हो गई है और फोर्सेस भी हट गई हैं या अभी भी वही हाल है सर? देखिए, फोर्सेस ज़ाहिर अब उतनी नहीं रही, आस्ते आस्ते सब उन्होंने जाना शुरू कर दिया। कशीदगी एज सच नहीं थी, लेकिन एक अजीब मंजर था कि जब मैंने खुद वहां ड्राइव अराउंड किया आसपास, तो यकीन करें जो हमने जो मुहावरे में सुना था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वो लिटरली वो यानी आप कोई परिंदा भी, जैसे कोई किसी जासूस कबूतर को, आप जानते हैं जी जी, जासूस कबूतर को भी वहां नहीं छोड़ सकते थे। तो यानी इस हद तक जो है वहां पर सिक्योरिटी थी। अच्छा, 25,000 तो आप बात कर रहे हैं जो पैरा ट्रूपर्स या पैरा मिलिट्री फोर्सेस, उसके अलावा हजारों पुलिस वाले भी मौजूद थे वहां पर, आसपास की स्टेट्स के अपने फॉरेन अलर्ट पे। तो वो तमाम अगर देखा जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि वाकई इतना सीरियस थ्रेट था, और फ्रॉम विद इन, यानी पहली दफा हुआ है इस मुल्क की तारीख में सिविल वॉर को छोड़कर कि फ्रॉम विद इन जो है इनको इतना जबरदस्त एक सीरियस थ्रेट था डोमेस्टिक टेररिस्ट अटैक का, कि इन्होंने कोई चांस नहीं लिया और ये श्योर किया कि जी कोई जो ऐसा वाकया ना हो। अच्छा हुआ, एक बड़ा तब्दील से, लेकिन कशीदगी काफी कम हो गई। आप जानते हैं कि हम लोग जो है वो थोड़े से मजाफात में रहते हैं आसपास, तो वहां पर ऐसा कोई सिलसिला नहीं था। लेकिन ये एक खतरनाक मंजर था, अंधोनाक कह लीजिए बल्कि आप। बिल्कुल सही। चलिए, बहुत शुक्रिया फैज रहमान साहब आपके थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा फारूक, एक तो हम डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात ना करें तो बड़ी ज्यादती हो जाएगी, क्योंकि बात उनकी ज़रा कम ही हो रही है। ट्विटर ने भी, फेसबुक ने भी, सोशल मीडिया ने जो अब उनके साथ किया, एक जुमला है, क्या अगर आपकी इक़्तिदार इजाज़त में क्या बात होती है और फिर उसके बाद क्या। देखिए, उनको बनाया भी ट्विटर ने हाँ। और उनको ख़त्म भी ट्विटर ने किया। अच्छा। आपको पता होगा कि जब वो कोई बहुत ज़्यादा मेंटल एलिमेंट का शिकार हो, कोई बीमार हो, दिमागी मरीज हो, तो उसको जो है ना स्ट्रेट जैकेट पहना दी जाती है कि जिससे उसके हाथ ना हो, अपने आप को नुकसान ना दे सके। ट्विटर ने जाते जाते उनको स्ट्रेट जैकेट पहना दी, उनका अकाउंट लॉकआउट कर दिया, फिर उसको डिलीट कर दिया और उन भाई साहब की फिर आवाज नहीं निकली। ठीक है ना? लेकिन अब तक जो वो कर चुके हैं, उसके बाद उनके साथ क्या होना क्या है? नहीं, मेरे ख्याल में खामोशी रहेगी या कुछ एक मामला ये हुआ था कि आखिर में ना जब अटैक हुआ था ना, उसके फौरन बाद डेमोक्रेट्स ने हाउस में एक वो ले आए थे, मोशन ले आए थे इम्पीचमेंट का। ये दूसरी इम्पीचमेंट थी जिससे हटाया जा सकता था। अच्छा, हाउस के बाद अगर हाउस से पास हो जाए तो फिर जाता है सेनेट में, और चीफ जस्टिस जो होते हैं उनके अंडर एक ट्रायल होता है। ठीक है। और वो आमतौर पे 40-50 दिन तो ले जाता है, इससे कम नहीं करता। अच्छा, अब मामला ये था कि आगे 20 दिन भी नहीं पड़े हुए थे, तो उसके बाद डेमोक्रेट्स ने कहा कि ये मामला जो है जब हुकूमत चेंज हो जाएगी उसके बाद हम करेंगे। सही। इशू ये है कि आज तक उनकी हिस्ट्री में इम्पीचमेंट का कोई ट्रायल नहीं हुआ। अब डोनाल्ड ट्रंप दो हैं, एक है सियासतदान जो कि हुकूमत से चला गया, दूसरा जो है वो है बिजनेसमैन। मेरे ख्याल में इसको मारने का जो तरीका ये ढूंढ रहे हैं वो उसके बिजनेसेस को कट्स लगा रहे हैं। अच्छा। एक जगह पे जाहिर बात है, आप बिजनेसमैन हैं और प्रॉपर्टी में हैं और न्यूयॉर्क जैसे शहर में हैं, तो आपने कहीं ना कहीं दो नंबरियां की होती है। अच्छा, तो उन बिजनेस दो नंबरियों के कम्युनिटी, सॉरी टू कट यू हियर, इस्लामाबाद कहने लगी थी मैं, यूएस के अंदर जो बिजनेस कम्युनिटी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गलबा जो है जूइश कम्युनिटी का है, जो यू नो बेटर, यू मे नो बेटर। अब तो इंडियंस भी आ गए हैं, अब तो अरब आ गए हैं। इसराइल को जिस तरह की फैसिलिटेशन दे गए हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, वो आप समझते हैं कि वैसे ओवरऑल अमेरिका जो है वो शायद कोई भी हुकूमत हो तो वो इस तरह कोई ना करता, तो आप समझते हैं कि वो सपोर्ट उनको कहीं ना कहीं रहेगी? आपको एक बात बता दूं, देखें, बिजनेसमैन का और इजराइल का तो मामला ये है ना कि इजराइल का जो सरबराह है, वजीर आजम बीबी नेतन्याहू कहते हैं, बेंजामिन नेतन्याहू, वो खुद एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है पिछले 2-4 साल से। एक तो ये है कि उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, दूसरा चौथे इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं जिसमें उसने हार जाना है, क्योंकि अब अपने अलाइज जो है उन्होंने पार्टियां बना ली है। तो बीबी नेतन्याहू जो था वो इस तरह की चीज़ों में सपोर्ट करता था, राइट।
वो भी चला जाएगा। जहाँ तक बात है आपने कहा बिजनेसमैन की, खासतौर पे शेल्डन एडल्सन की बात करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कसिनो का ओनर था और उसने नेतन्याहू को भी बहुत सपोर्ट किया, ट्रम्प को किया, वो पिछले दिनों फौत हो गया। अच्छा, ये जो मामला है ना ज्यूस का, आप हैरान होंगी कि न्यूयॉर्क सिटी हो या दूसरे शहर हो, उसके अंदर अब आपके अरब भाइयों के और बहनों के जितने प्रॉपर्टी और बिजनेस मौजूद हैं, इस वक्त ये कहना कि सिर्फ एक कम्युनिटी का गलबा है, ये बिल्कुल सच नहीं है। राइट, इट इज़ एन इम्प्रेशन विच हैज़ बिन गोइंग ऑन। लेकिन एक फ़र्क आ गया इजराइल के मामले में, और वो ये है कि पहले डोनाल्ड ट्रम्प ने ये प्रिटेंड करना शुरू कर दिया था कि फ़लस्तीनी एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है, और जो एम्बेसडर था वो सिर्फ यरूशलेम का था। अब जो किया है इसने आते ही जो बाइडन ने, वो ये किया है कि उस एम्बेसडर को सिर्फ और सिर्फ इजराइल का नहीं, फ़लस्तीन का भी बना दिया है, और फ़लस्तीन के वेस्ट बैंक और दूसरा जो गजा की पट्टी है, दोनों का बना दिया। अगर इसको आप देखें तो इसका मतलब ये है कि अब ये जो इंटरनेशनल प्रिंसिपल सेंटर्ड वर्ल्ड ऑर्डर था, उसको रीअसर्ट करने की कोशिश की जा रही है। डोनाल्ड ट्रम्प मेरे ख्याल में जो काम एंड में कर गए हैं ना, उसके बाद उनकी अपनी पार्टी भी नहीं चाहेगी कि वो अब बचे। जी, तो मेरे ख्याल में उनको केसेस होंगे, लेकिन केसेस होंगे बिजनेस रिलेटेड, और उसको बर्न आउट कर। दूसरा मेरे ख्याल में अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट ये नहीं चाहेगी कि इम्पीचमेंट की तरफ जाएं, क्योंकि अगर गए तो फिर मज़ीद तसादुम या मज़ीद जो एक डिवाइड है जो ऑलरेडी वहाँ पे इस वक्त शुरू हो चुकी है, ये नजर आ रही है। मामला ये है कि ये एस्टैब्लिशमेंट का मामला नहीं है, ये आइन का मामला है। आइन जो है ना, उसके पास इस बात का जवाब नहीं है कि अगर कोई बंदा एक प्राइवेट सिटीजन हो। कह रहे हैं कि वहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं है? नहीं, सब होगा ना। देखिए, मामला ये है कि हमने जो पिछले 20 साल में देखा ना वॉर एंड टेरर के ज़माने से, वो ये है कि क्रैक हो गई एस्टैब्लिशमेंट्स, और 1 2 3 बन गई हर मुल्क के अंदर। ठीक है, इंडिया के अंदर भी यही हाल है, अमेरिका के अंदर यही हाल है, इजराइल के अंदर एक साइड कह रही है मारो और मारो, दूसरा कह रहा है बचाओ बचाओ बचाओ। ठीक है, तो ये जो अमेरिका के अंदर का मामला है ना जी, उसका ये है कि आइन का इशू है। ठीक है, एक प्राइवेट सिटीजन, जो आप सदर नहीं रहे तो आप प्राइवेट सिटीजन बन गए। सही है। अगर आप प्राइवेट सिटीजन हैं तो क्या जो कांग्रेस है या पार्लियामान है वो आपको इम्पीच कर सकता है? अब ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि असल में जो कांग्रेस है वो कोर्ट नहीं है। कांग्रेस का काम कोर्ट का तब होता है जब हुकूमत की बात आती है। प्राइवेट सिटीजन को आप करेंगे तो फिर आपको कोर्ट्स में जाना चाहिए, and that becomes something different. चलिए देखते हैं कि अमेरिका का मुस्तकबिल, और क्योंकि ये बहुत बड़ी तब्दीली है, और दूसरा ये कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब का मुस्तकबिल जो है वो क्या होता है, और आने वाले दिनों में वो क्या फिर से खबरों में नज़र आते हैं, और क्या जो है वो सूरत हाल बनती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर फ्रेंडली लेजिस्लेशन के हवाले से जो हुकूमती इक़दाम हैं। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत के बहुत से इक़दाम ऐसे हैं कि जिनके पर ज़ाहिर है कि एतराज़ात भी होते हैं, लेकिन जिनकी तारीफ़ जो है वो होती है। और आज हम एक ऐसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट और आवाम के बेनिफिट के अंदर जो एक बड़ा ही अहम इक़दाम उठाया गया है इन 2.5-3 सालों के दौरान इस हुकूमत की तरफ से, वो अवाम दोस्त कानून साजी है। और इसके ज़रिए जो इंसाफ को यकीनी बनाने का अमल है और उसके ऊपर जितना ज़ोर दिया जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में इसकी सिग्निफिकेंस भी है और इसके ऊपर जितनी बात की जाए उतनी कम है। इसमें सबसे अहम अगर मैं कहूँ तो मेरा नहीं ख्याल कि बिल्कुल गलत नहीं होगा, वो ये है कि लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सक्सेशन सर्टिफिकेट एक्ट 2020, जो कि विरासती जो जायदाद है उसकी मुंतकिली के हवाले से है। और इसमें हम देखते हैं कि आए रोज़ तनाज़ात और बल्कि जो मुकदमात हैं वो भी एक बहुत बड़ी तादाद मुकदमात की ऐसी है अदालतों के अंदर जो इसी से रिलेटेड जो ज़मीनों के और जायदादों के जो या विरासत के जो हवाले से अदालतों के अंदर होते हैं, वो वाले ज़्यादा होते हैं। और उसकी वजह से क्या है कि एक तो अदालतों के ऊपर बोझ ज़्यादा पड़ता है, आवाम का पैसा और उनका वक्त ज़ाया होता है। सो उसके लिए बड़ा ज़रूरी था कि इस हवाले से लेजिस्लेशन हुई और फिर उसके ऊपर एक सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया है, जिसके तहत जहाँ सालों लगते थे, तकरीबन 2 से लेकर 7 साल का अरसा लगता था सिर्फ एक लेटर इशू होने में। यानी अगर किसी शहरी की, पाकिस्तानी शहरी की वफात होती है तो उसके जो विरासत जिन जिन को मिलनी है, उसके बच्चों को या मुंतकिल होनी है, उनको वो एक लेटर मिलने में 2 से 7 साल का अरसा लगता था। और अब सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के अंदर नादरा से उनको ये लेटर जो है वो इशू कर दिया जाएगा। और इस सिस्टम के तहत नादरा मुल्क की तारीख में पहली मरतबा बायोमेट्रिक की तस्दीक के जरिए ये जो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सक्सेशन सर्टिफिकेट है, इसका इजरा कर सकेगा। और जैसे ही मुतवफ़ी के जो वरसा हैं वो दरख्वास्त देंगे, उसको 15 डेज के अंदर जो है ये लेटर जारी कर दिया जाएगा। कितना बड़ा रिलीफ है फारूक ये? मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर ये जो जायदाद के तनाज़े हैं, इन्होंने हर दूसरा जनरेशन खानदान जो है उसके अंदर ये और फिर आप ये देखें ना कि ख़ास तौर पे इसी में अगर कहीं पे कोई स्टॉपेज आ गया, कहीं कोई ब्लॉकेड आ गया, तो उसके अंदर फिर 20-20 साल भी गुजर जाते हैं। मिसाल के तौर पे कोई कोर्ट में चला गया और लंबा काम हो गया। अभी तो ये है ना कि इतना एफिशिएंट बना दो कि दरमियान में स्पेस ना बचे कि कोई एक्सप्लॉइट कर सके, राइट। और ये सिंपल बात है कि एक साइड पे तो आपने बताया उन लोगों का जो वर्सा हैं उनका कर्ब कि जी बुजुर्ग भी फौत हो गए, फिर उनकी जायदाद भी हवा में है जो अब तक नहीं सक्सेशन हो सकी। अच्छा, अब जो है उसका 15 दिन के अंदर ये काम हो गया। उससे क्या होगा, दरमियान में जो बहुत सारी एक इंडस्ट्री बनी हुई थी, जो पैसे बनाते थे, जो क्लरिकल स्टाफ होता था, जो पटवारी वगैरह और इस तरह के लोग हैं, उन तमाम का जो गेड़ा है वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गया, नादरा की तरफ आ गया, जो आराम से सुर्खफीता काट के आप तक आपकी चीज़ पहुंचा सकेगा। मेरे ख्याल में हमारे यहाँ, क्योंकि ये याद रखेंगे सिस्टमिक वीकनेसेस बहुत है और एक बहुत बड़ा काम है ना जी कि आपने पूरे मुल्क को ठीक करने की कोशिश करनी है। और पिछले वालों ने जो बर्डन छोड़ा वो भी बहुत बड़ा है, तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। और आपके मीडिया की आदत ये है कि अच्छे काम को तो याद नहीं करना है हमने, माशाल्लाह हमने तो कहना है कि जी बस वो आग लग गई, मर गए, डूब गए, तबाह हो गए, है ना। तो हाँ जी, जो इस गवर्नमेंट ने खासतौर पे एक PM पोर्टल बनाया, वजीर आजम का जो पोर्टल है, एक वो बहुत वो है एफिकेशियस है। दूसरा ये जो अभी काम हो रहा है इसके अंदर ये है कि इन तमाम चीज़ों के लिए सुर्ख फीते आप जितना कम करेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, प्रॉपर्टी वो होगा, माफियाज जितने दरमियान में हैं आहिस्ता आहिस्ता आप उनको भी ख़त्म करने में कामयाब हो जाएंगे। सिस्टमैटिक आप जितना करेंगे चीज़ों को, जो फ्रॉड और धोखाधड़ी होती थी इन मामलात में, जायदाद के मामलात में, और फिर अदालतों के अंदर जाना और फिर कई कई साल आपके पैसे भी खर्च हो रहे हैं, आपका वक्त भी ज़ाया हो रहा है और आपको मिल भी कुछ नहीं रहा, जो आपका हक है वो नहीं मिल रहा, तो वो कितना ज्यादा एक जो प्रॉब्लम है किसी भी शख्स के लिए वो उसका। देखिए हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं ना वो खास तौर पे कॉलोनियल ज़माने के हैं। जो अभी तक हाँ, कॉलोनियल ज़माने में जब हम पाकिस्तान और इंडिया एक कॉलोनी होते थे तो उस ज़माने में एक मामला ये था कि जितना ज़्यादा आम आवाम को डिसोन करोगे उतना ज़्यादा उनके ऊपर इफेक्टिवली कंट्रोल करोगे। हमारे यहाँ फिर ये हुआ कि बरतानिया ने एक ड्रामा बनाया था जी कि एक इंडियन वो होता है जिसका कहते हैं कि वो मर गया, पेपर में आ जाता है।
वो खुद जाके अपने सबूत लेके जा रहा है, वो कहते हैं साबित करो तुम जिंदा हो, और वो बेचारा करते करते थक जाता है और उसको फिर भी लीगली ही इज डिक्लेयर्ड डेड। ये जो सुर्खफीते हैं, ये जितने भी मसाइल हैं आपके सिस्टमिक, इनको ख़त्म होना है। और दूसरी बात ये है कि हम बात कर रहे हैं डेटा की। एक वो ज़माना है कि जब डेटा अगर मौजूद हो, अमेरिका के अंदर मिसाल के तौर पे वैक्सीन ऐसे रोल आउट होती है, चेक्स ऐसे रोल आउट होते, क्यों? उसकी वजह ये है कि दे हैव दैट डेटा, और वो कंपाइल्ड है और वो एक ग्रेड पे है। हमारे हाँ जी, डिजिटाइजेशन। हमारे यहाँ क्या है कि नादरा का रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन नादरा के साथ कनेक्ट करने वाले लोग नहीं हैं। अच्छा, फिर वो आपने क्या कर दिया, छोटे छोटे पॉकेट्स बनाए हुए थे। अगर आपने सेकेंडरी स्कूल में जाना है तो उसका अलग रिकॉर्ड है, बोर्ड के अंदर अलग है, स्कूल के अंदर अलग है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बाकी जगहों पे। अब इन तमाम चीज़ों को अगर आप एक डिजिटल शाहराह के ऊपर खड़ा कर देते फाइलों से निकल आए, और वो कनेक्ट हो जाए ना। अब मिसाल के तौर पे आप कहीं जाते हैं, निकाहनामा बनता है बच्चे का या बर्थ सर्टिफिकेट होता है, वो किस तरह से इनपुट होता है और क्या आपको फिर अपने शनाख्ती कार्ड के लिए दोबारा फॉलो अप करना है, ये बहुत सारे सवालात हैं जिनको आसान होना है। और मेरे ख्याल में डिजिटाइजेशन में और दूसरा डिजिटाइजेशन के ज़रिए से फलाह प्रोवाइड करने में जितनी मेहनत ये हुकूमत कर रही है, मेरे ख्याल में पिछली हुकूमत ने, पंजाब का आपको याद होगा शहबाज शरीफ कहते थे कि जी हमने कंप्यूटराइज कर दिया, जितने ज़्यादा पटवारी स्ट्रांग हुए उस ज़माने में और कोई नहीं हुआ। अच्छा, आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट पटवारीज, लेकिन मामला ये है कि जितनी पावर पटवारी के पास होती है ना और होती थी, उतनी तो आप होम सेक्रेटरी के पास नहीं होती थी आपके किसी सूबे के। वो कहते थे कि होम सेक्रेटरी भी जब जाता है ना अपनी प्रॉपर्टी के लिए, तो वो पटवारी के सामने झुक के बात करता है। आपने नाम ऐसा ले लिया, आप मुस्कुरा रही हूँ मैं। हाँ? आप समझ तो गए होंगे कि मैं किस वजह से मुस्कुरा रही हूँ। हाँ, लेकिन टाइम भी हमारे प्रोग्राम का ख़त्म हो रहा है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो हमने की कि सिस्टम को हमें ठीक करना होगा, और ये सिस्टम जिसके अंदर चीज़ों को बहुत ज़्यादा मुश्किल बना दिया गया है, आसानी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि डिजिटाइजेशन जो है वो की जाए, और दूसरा ये है कि आप लोगों के लिए जो लेजिस्लेशन है, जो शायद हमारे जो अवामी नुमाइंदे हैं जो पार्लियामेंट तक पहुंचते हैं, उनका सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जो नहीं होती। और इम्पॉर्टेंट ये है कि सिर्फ उसमें गवर्नमेंट ही का किरदार नहीं है, बल्कि तमाम अवामी नुमाइंदे जो हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, उनका किरदार है। उन सबको मिलकर बैठकर ये काम करना होगा पार्लियामेंट के अंदर कि वो लेजिस्लेशन करें और आवाम के लिए जो उनकी जो मुश्किलात हैं उनको आसान बनाएं। और उसमें से ये एक बहुत बड़ा इकदाम जो है वो ये किया गया है, जिसके ऊपर अब हुकूमत अमल दरामद भी कर रही है। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे खत्म होता है। मिशेल बुखारी और फरक पताफी को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।